ओवरव्यू ऑफ द सेल। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि ओवरव्यू करने का मतलब क्या होता है, कि ओवरऑल हम सेल को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ओवरऑल क्या कर रहे हैं, सेल को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर से वही चीज़ें बात करेंगे, कंपैरेटिबिलिटी की बात करते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल की कंडीशन में कौन टिपिकल है भैया, प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कवरिंग होता है, दैट इज अ सेल वॉल। ठीक है, अब हमारे पास है क्या कि इसमें हम लोग जैसे ही बात करेंगे कि इसकी कंडीशन में हम बात करें तो भाई हमारे पास दोनों सेल लिया हमने, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों को लिया। और सबसे पहले बात करेंगे प्लांट सेल्स के कंडीशन में, तो हमारे पास क्या है, सेल का क्या है जी, एक कवरिंग है, एक कोटिंग है, जो मोटी सी दीवार है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल आ जाएगा। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट हुआ जिसने सेल के सेंटर में देखा कि एक डेंस पार्टिकल है, सेल के सेंटर में एक डेंस पार्टिकल है। उस डेंस पार्टिकल को उन्होंने बोला, क्या बोला भैया, उन्होंने बोला कि इट्स अ न्यूक्लियस। कहने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन, रदरफोर्ड नहीं, रदरफोर्ड एटम के न्यूक्लियस का डिस्कवरर है। और यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ पे सेल के न्यूक्लियस का डिस्कवरर कौन है जी, कौन सा, रॉबर्ट ब्राउन, जो ऑर्किड के रूट सेल में डिस्कवर। इसकी न्यूक्लियस से स्टडी करेंगे तो उसमें डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गई। अब कहा कि अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है ना। उससे पहले अपन बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोट सेल हो या यूकैरियोट सेल हो, सारे के सारे सेल के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल होता है, जेल लाइक विस्कस प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म के कंडीशन में हमने कहा क्या कि साइटोप्लाज्म जो है आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि बेटा साइटोप्लाज्म वह मेन एरिया है जहाँ पे सेल का जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है सब का सब कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एनसीईआरटी लिखती क्या है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया फॉर ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। सेल के जितना भी एक्टिविटी हो रहा है वह साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। दैट मीन्स कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात कर रहा है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कंडीशन में बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म आप पहले भी जानते हैं, अभी भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या, सम ऑफ द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। तो ओवरऑल ये सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि ढेर सारा रिएक्शन होता है ताकि सेल को जिंदा रखने में मदद करे। ठीक है ना। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म टू सेल स्टे इन अ लिविंग स्टेट। जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल को जिंदा रखने में मदद करता है। कोई खाना बनाया तो कोई ऑक्सीडेशन करा उस खाने का, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन होगा, सेल सस्टेन करेगा, आएगा कि नहीं, थोड़ा सा बात मैं इसका करूँगा। ठीक है ना, बने रहिए, आ जाइए यहाँ पे। हम लोग बात क्या करेंगे कि हम लोग बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। इसमें हम सेल तो सेलेक्ट करें, लेकिन कौन सा सेल सेलेक्ट करेंगे, तो कहा कि दोनों सेल हम लेके चलेगा। एक तो एनिमल सेल भी ले सकता, क्या ले सकता, एनिमल सेल भी ले सकते हैं, और किसको ले सकते हैं, प्लांट सेल को भी ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, प्लांट सेल को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे कि एनिमल सेल के कंडीशन में बात करें तो किस तरीके से बात करते हैं, यहाँ पे देखिए। एनिमल सेल को बेटा टिपिकल तो मान सकते हैं, लेकिन किस बेसिस पे, यहाँ पे हम बात, टिपिकल तो नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल, उसके अलावा क्या चीज, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि इसमें देखा कि प्लांट सेल में भी किसको सेलेक्ट किया, ऑनियन पिल सेल, ऑनियन पिल सेल। किसको, ऑनियन के छिलका वाला सेल को, जिसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी बहुत ही तेजी से होता, ऑनियन पिल सेल। इससे हमने क्या किया, सेल ले लिया। और यहाँ पे हमारे पास एनिमल के कंडीशन में है बेटा चिक सेल। चिक समझते ना, हमारे गाल का जो सेल है अंदर वाला। कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो कि आपने खाना खाया, कभी कभी चाय पिया या गर्म खाना खा लिया, तो क्या होता है, गल फड़े की सारे के सारे सेल लगता है डैमेज हो गया, जल गया,
ऐसा होता है कि हर समय जले हुए फील होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 10-20 दिन महीना भर ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल 1 दिन 8 दिन के बाद जो है क्या होता है, सेल वहाँ पे रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल रीजनरेट कर जाता है। तो कंडीशन क्या होता है कि सेल जैसे ही रीजनरेट कर गया, इसका मतलब है कि भैया वहाँ पे क्या हो गया कि सेल में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तुरंत रिपेयर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन चिक सेल की बात करते हैं। क्या बेटा? ह्यूमन चिक सेल की बात करते हैं, CHEEC, ह्यूमन चिक सेल की बात करते हैं दोनों में। लेकिन सबसे टिपिकल इनको यही लिया, इसको नहीं लिया, यही लिया। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे कहा कि देखो प्लांट सेल के कंडीशन में सबसे ऊपर क्या होता है बेटा, मोटा सा दीवार होता है, जिसे आजकल सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। और इसके जस्ट नीचे क्या होता है बेटा, एक लिविंग बाउंड्री प्रेजेंट होता है, लिविंग बाउंड्री प्रेजेंट होता है, जिसको आपने क्या कह दिया जी, क्या कहा इसको, क्या कह दिया, सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोला, क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोल दिया, अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन बोल दिया। और उन्होंने, एक साइंटिस्ट आया जिसने कहा कि भैया सेल के सेंटर में एक डेंस पार्टिकल, डेंस घना पार्टिकल है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने, क्या रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला, कब भैया, 1831 ईस्वी में बोला इसको न्यूक्लियस। दूसरा शब्द भी बोला, बट अभी मैं यही समझाना चाहूँगा कि इसको न्यूक्लियस ही बोला। लेकिन किसके कंडीशन में इसने इसका खोज करा, ऑर्किड के रूट सेल में। किस में, ऑर्किड रूट सेल में। किस में, ऑर्किड के रूट सेल में इसकी क्या करा, इन्होंने डिस्कवरी करा। हमने कहा था कि रदरफोर्ड मत मारना भाई, रदरफोर्ड जो है एटम, परमाणु के न्यूक्लियस का खोज किया था, बट हमारे अंदर जो है न्यूक्लियस का खोज करने वाला कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस की खोज करने वाला साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो क्या कहा कि सबसे ऊपर क्या बोला कि इट इज अ थिक outermost बाउंड्री ऑफ द सेल। क्या भाई, बाउंड्री ऑफ द सेल nowadays it is known as क्या बेटा, सेल वॉल। आजकल किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। आ जाएगा इसके नीचे, जस्ट बिलो इट अ लिविंग बाउंड्री दैट इज द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है ना। जस्ट बिलो द सेल वॉल अ थिन living boundary are present, that is known as cell membrane। और इसके अंदर जो ये पानी, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, ये तरल पदार्थ जो बड़ी रहती है, दैट इज नॉन एज का साइटोप्लाज्म। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जितने भी सेल होती है दुनिया में, मतलब कि ऑल द सेल, यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, ऑल द सेल हैविंग अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल, दैट इज नॉन एज का साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, ये तो हमने बता दिया। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर बचता है, क्या है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके बारे में क्या बोलोगे आप, हम ओवरव्यू देख रहे हैं। ओवरऑल हमने न्यूक्लियस की बात करें, ऊपर में सबसे ऊपर मोटी सी लेयर होती है जिसको हमने सेल वॉल कहा, उसके जस्ट नीचे बिलो इट अ सेल मेम्ब्रेन, थिन बाउंड्रीज प्रेजेंट। उसके अंदर हम बात करते हैं तो एक फ्लूइड होता है जिसको आपने क्या कहा, साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, कोशिका तर्क, ठीक है ना। ये क्या होता है कि इसके कंडीशन में बोला कि कहा कि इट इज प्रेजेंट इन all types of cell, it is a semi fluid proteinaceous gel like material, और fluid, ठीक है ना। It is a semi-fluid proteinaceous gel-like material present in an entire cell present on the earth। दुनिया में जितने भी सेल है, तमाम सेल में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा, हर समय रोटेट करना होगा। लेकिन अब हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में यदि चर्चा कर रहे हैं तो इसका टर्म देने वाला साइंटिस्ट, तो साइटोप्लाज्म टर्म वाज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। साइटोप्लाज्म टर्म वाज गिवन बाय कौन सा साइंटिस्ट है बेटा? स्ट्रासबर्गर। नॉट 1921 में आ जाएगा। अब हमें बात करना पड़ेगा कि ये करता क्या है। कहा गया कि इट कंटेन वॉल्यूम ऑफ द सेल, इट ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ द सेल। मान लो कि हमने स्फेरिकल सेल की बात करी, किसका बात करा? स्फेरिकल सेल की बात करी, तो ओवरऑल हम बात करेंगे किसका? 3D की बात करेंगे बेटा। कहाँ कहाँ? मान लो कि हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं जेड एक्सिस की बात करेंगे, तो ये हमें 3 डायमेंशनल दिखेगा। अरे समझ में आ रहा ना? किसी कोई स्फेयर है तो उसमें तीनों चीज़ें दिखेगा, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लेंथ भी लेंगे, ब्रेथ भी लेंगे और हाइट भी लेंगे। अरे समझ में आता क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या तीनों चीज़ें ले रहे हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें ले रहे हैं। तो वॉल्यूम को आप डिफाइन करने के लिए क्या करते हो बेटा? किसी को वॉल्यूम को डिफाइन करने के लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसकी बात करते, तीनों चीज़ें लेते। इसका मतलब है इट ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इतना तो समझ में आता ना जी? क्या कहोगे कि साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है ना? क्या करते हैं? ये सेल के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करते हैं, और बोला जाता है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना फॉर ऑल द सेलुलर एक्टिविटी, दैट मीन्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें हैं। ठीक है ना? आ जाइए, यहाँ पे हम जैसे ही बात करेंगे, ओवरव्यू ऑफ द सेल एकदम बिल्कुल चल रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो हमने कहा कि साइटोप्लाज्म सारे के सारे सेल में होता है। किसमें? सारे के सारे सेल में होता है, चाहे प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है। इसकी बातें अब प्रोकैरियोट की बातें अब करने वाले हैं आगे हम। यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में और थोड़ा सा लिखूंगा। ठीक है ना? इधर रब करूँ कि ऊपर लिख दूँ? स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको छापिए पॉज करके। चलो आ जाओ, वापस आइए। यहाँ पे बोला कि साइटोप्लाज्म के कंडीशन में बोला कि इट ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है जी? ढेर सारा केमिकल रिएक्शन होता है ताकि सेल लिविंग स्टेट में स्टे करे, जिंदा रहे। आ जाएगा ना? मतलब कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया फॉर ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है ना? ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द सेल्स टू स्टे अ सेल इन अ लिविंग स्टेट। मतलब कि किसी सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए हमें उस साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शंस को करवाना ही पड़ेगा, चाहे वो एनाबॉलिक हो चाहे वो कैटाबॉलिक। दैट मीन्स कि ऑल द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस इज नॉन एज क्या भाई? मेटाबॉलिज्म। आ जाइए, तो क्या एनसीईआरटी के लाइन है? साइटोप्लाज्म is the main arena। एरेना बोले तो बेटा एरिया, मेन एरिया फॉर ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। बोले तो बेटा मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के कितने कंपोनेंट? 2, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। आपको मैं डिफाइन कहीं ना कहीं कर चुका हूँ। मेटाबॉलिज्म, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया फॉर ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है ना? ऑल द केमिकल रिएक्शन, वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म टू स्टे अ सेल इन लिविंग स्टेट। क्या बोला? वेरियस केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखूंगा तो चलेगा, अगली बार लिखूंगा। वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म टू स्टे अ सेल इन अ
लिविंग स्टेट। यही सारे के सारे रिएक्शन सेल को जिंदा अवस्था में रखने के लिए जरूरी है। कुछ समझ में आता है? ठीक है, आ जाइए। हमने क्या कह दिया भैया कि साइटोप्लाज्म मेन एरिया है जहाँ पे सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटी, चाहे एनाबॉलिज्म हो चाहे कैटाबॉलिज्म हो। तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे एनाबॉलिज्म बोले तो सिंथेसाइजिंग प्रोसेस को बोलते, जैसे एग्जाम्पल में बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ये तो पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 कंबाइन करके जड़ से जल लिया, प्लांट मिनरल लिया, फोटोसिंथेसिस लाइट लिया, ठीक है ना, क्लोरोफिल है लीफ में, उससे क्या बना दिया, ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके क्या बना दिया, ग्लूकोज। तो सिंथेसाइजिंग प्रोसेस, उस ग्लूकोज जो खाना बना उस खाना को ब्रेक डाउन करेगा तो जा करके एनर्जी मिलेगा। तो इसको चाहिए क्या, कौन सा, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे इस खाना को ब्रेक डाउन करेगा, ढेर सारा अमाउंट में क्या निकलेगा जी, एनर्जी निकलेगा। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो सेल एक्टिव होगा। चलिए और हम बात करते हैं, इतनी तो बात हमने कर लिया कि अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे हम बात करेंगे तो 3 तरह की सेल होती है। उसमें से हम बात करेंगे, मैनुअली आपके एनसीईआरटी लिखते हैं कि 2 टाइप की सेल्स होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, दूसरा यूकैरियोटिक सेल होता है। एक कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा कौन सा, यूकैरियोटिक सेल्स। इतना तो समझते हैं, आ जाएगा ना। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं डीप जाना चाहूँगा। यहाँ सुपरफिशियली मैंने बता दिया, फिर आगे चल के एक एक करके मैं प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है, क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगा। चलिए इसको पहले छाप लीजिए, नोट करिए।